नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिस्टल लर्निंग पे। तो आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का है। और मैं आपको पहले बता दूं कि जो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, ये मुझे एक दिन तक पहले नहीं पता था, क्योंकि मैंने इतना डीप में जाके एंट्रोपी के बारे में पढ़ा नहीं। तो नहीं पता था मेरे को, बट कल मेरे को एक स्टूडेंट ने डाउट भेजा। तो उस डाउट को जब मैं पढ़ने गया, जब मैंने बुक पे उसको पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे एंट्रोपी के बारे में कुछ नई चीज़ें पता चली कि हम लोग एंट्रोपी को और कैसे देख सकते हैं। तो उसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं, ताकि आपके बारे में आपको एंट्रोपी की अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज मैकेनिकल 2008 में। तो बोला गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट, द इंक्रीज इन एंट्रोपी इज ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर एट अ लो टेम्परेचर। द चेंज इन एंट्रोपी मे बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हीट for transformation into work. Then the entropy represents the maximum amount of work obtainable per degree drop in temperature, and D था all of the above। तो इसका all of the above true है। तो आइए देखते हैं। मेरे को कंफ्यूजन वर्क में इसलिए था क्योंकि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी हमेशा हीट के साथ ट्रांसफर होती है, वर्क एंट्रोपी को अपने साथ ट्रांसफर नहीं कर सकता। बट ये क्वेश्चन और ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो ट्रांसफर के बारे में नहीं बोल रहा है, वो बस इक्वल टू या रिप्रेजेंट या उसकी वैल्यू से हम लोग क्या बता सकते हैं, तो वो देख रहा है। तो आइए देखते हैं। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ हम सभी जानते हैं, दैट इज डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी। और डी क्यू रिवर्सल प्रोसेस में हम ये देते हैं, ठीक है। और साइक्लिक इंटीग्रल में आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पाथ फंक्शन है, ठीक है, एंट्रोपी। तो ये मेन फंक्शन आपका हो गया डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी, यहाँ तक हमें पता है। तो ये रिलेशन देख के अगर हम से पूछा जाए कि हाउ मच एंट्रोपी चेंज इज प्रोड्यूस बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग हीट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो कितना एंट्रोपी चेंज होगा कि जब आप हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा कि किस टेम्परेचर पे आप कर रहे हैं। सिंस टेम्परेचर टी अपियर्स इन डिनोमिनेटर इन इक्वेशन वन में, देखिए डिनोमिनेटर में, देयरफॉर व्हेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट, व्हेन क्यू आपका फिक्स्ड है, तो चेंज इन एंट्रोपी इज लार्ज इफ द ट्रांसफर अकर्स एट लो टेम्परेचर एंड स्मॉल इफ टेम्परेचर इज हाई। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या फर्क पड़ रहा है। तो रिकॉल करते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, वो मेजर ऑफ मॉलिकुलर मोशन होता है, ठीक है। मॉलिकुलर मोशन जितना ज्यादा उतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। दस, a transfer of energy to the surrounding at a greater temperature will change the molecular motion by a smaller percentage than transferring the same amount of energy to transfer at a lower temperature। ये क्या कह रहा है, एक हायर टेम्परेचर पे मॉलिकुलर मोशन, हायर टेम्परेचर पे मॉलिकुलर मोशन बहुत ज्यादा होगा, और उस जगह पे आप अगर एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो इसका जो नेट चेंज होगा सराउंडिंग के मॉलिकुलर मोशन में वो काफी कम होगा। बट वही सेम एनर्जी आप लो टेम्परेचर पर करेंगे, जिसमें मॉलिकुलर मोशन का जो मूवमेंट है वो काफी लो है, मॉलिकुलर मूवमेंट जो लो है, वहां पे एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो जो नेट चेंज आएगा इनके मॉलिकुलर मोशन में वो ज्यादा आएगा। उस हीट का इफेक्ट जो है, ट्रांसफर का इफेक्ट जो है सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर, तो ज्यादा पड़ेगा लो टेम्परेचर पे। तो यही बोल रहा है, एक बार और पढ़ते हैं। दस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द सराउंडिंग्स एट अ ग्रेटर टेम्परेचर विल चेंज द मॉलिकुलर मोशन बाय स्मॉलर परसेंटेज से इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, मॉलिकुलर मोशन पे। बट अगर वही सेम एनर्जी आप लोअर टेम्परेचर पे आप ट्रांसफर कर रहे हो सराउंडिंग में, तो ज्यादा पड़ेगा। तो आइए इसका एक फिजिकल एग्जांपल देखें। सपोज दैट जैसे आपने 50,000 रुपए देने हैं आपको किसी को। अब मिलेनियर को, अगर जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मिलेनियर को अगर 50,000 देंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट वही अगर 50,000 रुपए आप किसी पुअर कॉलेज स्टूडेंट या किसी गरीब आदमी को देंगे, वो उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, वो खुशी खुशी आपसे ले लेगा। तो सेम प्रिंसिपल हमारे एनर्जी ट्रांसफर के लिए भी होता है वाया फ्लो ऑफ हीट। सपोज दैट कि 50 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, द इम्पैक्ट डिपेंड्स अपॉन ग्रेटली ऑन द टेम्परेचर। तो जब आपको 50 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करना है सराउंडिंग पे, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे? इफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज वेरी हाई, द एटम्स देयर आर इन रैपिड मोशन। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो रैपिड मोशन में है पहले से वो। तो 50 जूल ऑफ एनर्जी विल नॉट मेक अ लार्ज परसेंट चेंज इन दिस मोशन। तो अगर 50 जूल ऑफ एनर्जी देंगे तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा उनके मोशन में। On the other hand, if the 50 joule energy is transferred to the surrounding at very low temperature, where atomic motion is slow, the energy will cause a large percentage change in this motion। तो पहले जहाँ मोशन लो है वहां पर अगर ये 50 जूल एनर्जी देंगे तो उनके मोशन में आप काफी फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए ये लास्ट की लाइन इंपॉर्टेंट रखिए, द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एज हीट टू और फ्रॉम द सराउंडिंग विल बी ग्रेटर एट लोअर टेम्परेचर। से आप अगर वो ट्रांसफर करेंगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफर कहाँ पे होगा, लोअर टेम्परेचर पर ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। फिर आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग अवेलेबिलिटी ऑफ हीट, कि हीट का कितना हिस्सा अवेलेबल है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वर्क। ठीक है, हमको हीट से वर्क बनाना है, कितना अवेलेबल है वो। तो हमें पता है हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी किसकी है, कार्नोट इंजन की। तो एफिशिएंसी किससे हो गया, T1 माइनस T2 अपॉन T1, टेम्परेचर के टर्म में दे सकते हैं हम लोग, जब वो रिवर्सिबल इंजन होता है। ठीक है, कार्नोट साइकिल में ये हम लोग पढ़ चुके हैं, T1 क्या हायर टेम्परेचर और T2 लोअर टेम्परेचर। और एफिशिएंसी हम लोग वर्क डन के टर्म में भी क्या देख सकते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज डी डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू बाई डेफिनेशन। तो अब ये दोनों आप इक्वेट कर दीजिए, एफिशिएंसी एफिशिएंसी तो हम इक्वेट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू T1 माइनस T2 अपॉन T1। अब क्या कह रहा है, कह रहा है लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ डेल्टा क्यू को हमको कन्वर्ट करना है डी डब्ल्यू में बाय अ कार्नोट इंजन। तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 इक्वल टू T पे है, और लेट इट एक्सपीरियंस अ टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ 1 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, केल्विन में होगा तो 1 केल्विन, डिग्री में होगा तो 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री का ड्रॉप हो रहा है, तो 1 वैल्यू हो गया, T1 माइनस T2 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो एफिशिएंसी अब अगर टर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, टू इक्वेशन में रखेंगे तो T1 माइनस T2 1 और T1 इक्वल टू T है, तो 1 अपॉन T हो गया। ठीक है, अब क्या कंपेयर करें, इक्वेशन 3 को कंपेयर करिए, दैट इज इक्वेशन 3 दिस वन, एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारा n इक्वल टू 1/t, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन टी इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू डी क्यू, और डी डब्ल्यू इक्वल टू मिल जाएगा डी क्यू बाई टी इक्वल टू डी एस। ये आपका फेमस रिलेशन मिल गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्या कि डी डब्ल्यू की वैल्यू डी क्यू बाई टी के बराबर होगा, डी क्यू बाई टी क्या होगा, एंट्रोपी चेंज के बराबर हो गए। तो इस इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट विल बी सीन फ्रॉम दिस that for a given temperature drop, for a given temperature drop, the amount of work obtainable depends on the temperature at which operation takes place। तो जिस टेम्परेचर पे जो ये हीट ट्रांसफर हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क हमें क्या मिलेगा। ठीक है, मोर वर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट एट लो टेम्परेचर देन हाई वन। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं ज्यादा वर्क कम मिलेगा जब आपका ट्रांसफर लो टेम्परेचर से हो रहा है। ठीक है, हेंस द अवेलेबिलिटी for heat transformation into work depends on the temperature at which transformation takes place। तो अवेलेबल वो हीट अवेलेबल कहाँ पे फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क, हीट वर्क में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि किस जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किस टेम्परेचर पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 से हम कुछ पॉइंट समराइज कर सकते हैं। एक तो पहला, इंक्रीज इन एंट्रोपी इज ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर एट लो टेम्परेचर। हमने देखा जो मैक्सिमम इफेक्ट कहाँ मिलेगा, लो टेम्परेचर पर। तो डी क्यू बाई टी है, तो गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर एट लो टेम्परेचर पहला मिल गया, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी इतना होगा डी एस। ठीक है, दूसरा क्या मिल रहा है कि सिंस द कार्नोट साइकिल हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी, हमें पता है कार्नोट साइकिल मैक्सिमम एफिशिएंट होता है, तो इट फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन 5 द इंपॉर्टेंस ऑफ एंट्रोपी व्हिच रिप्रेजेंट द, तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्टेनेबल। तो यहाँ से आपको मिल गया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क के लिए ये रिलेशन आया क्या, कार्नोट की वजह से आया। कार्नोट साइकिल में हमने ये लगाया, तो कार्नोट साइकिल क्या देगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्टेनेबल, और वो भी पर डिग्री ड्रॉप इन टेम्परेचर। हमने कितना डिग्री ड्रॉप किया था, पर डिग्री। ठीक है, पर डिग्री ड्रॉप इन टेम्परेचर। तो पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका, ठीक है, उस ऑप्शन में से। तीसरा क्या करें कि यही जो फंक्शन डी क्यू बाई टी मिला, इसी को हम लोग कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी, एंड मे बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हीट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वर्क। ये रेट बताता है कि डेल क्यू दिया हुआ किस रेट से हीट हमारे पास अवेलेबल है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो रहा है। कि हम देख रहे हैं यहाँ हीट कन्वर्ट किस में हो रहा है, डेल डब्ल्यू में। तो फिर से देखिए, मे बी रिगार्डेड, तो ये मिल क्या रहा है, एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज को हम और कैसे भी देख सकते हैं, मे बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ अवेलेबल ऑफ हीट, कितना हीट अवेलेबल है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वर्क। तो तीनों ऑप्शन आपको मिल गए कि एंट्रोपी चेंज को हम लोग कैसे देख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम लोग क्या देख सकते हैं कि यही जो इक्वेशन 5 है वो दूसरे तरीके से कैसे दिया जा सकता है, जूल्स इक्विवेलेंट के टर्म में। तो जूल्स इक्विवेलेंट टर्म में आप जब पढ़ेंगे तो जूल्स इक्विवेलेंट होता है कितना, W इक्वल टू जे क्यू। ये आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें जूल इक्विवेलेंट है कि आप जब हीट और वर्क डन को आपस में कंपेयर करते हैं तो जूल्स इक्विवेलेंट आ जाता है। ठीक है, तो वहां से हम देख सकते हैं इक्वेशन 4 से एफिशिएंसी 1/t हो गया, और इन टर्म्स ऑफ जूल एफिशिएंसी अगर देना, जूल इक्विवेलेंट एफिशिएंसी, तो नीटा इक्वल टू डेल डब्ल्यू जे टाइम डेल क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर एफिशिएंसी 1 हो जाएगी तो वहां पे आप देखेंगे क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू जे क्यू, तो वहां से आता है। ठीक है, देयरफॉर अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए, दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज डी डब्ल्यू जे डेल क्यू इक्वल टू 1/t, और डेल डब्ल्यू इक्वल टू जे डेल क्यू बाई टी, और डेल क्यू बाई टी क्या है, डी एस एंट्रोपी। जूल इक्विवेलेंट टर्म्स में भी ये मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी आपको बुक्स में मिलता है रेफरेंस, ठीक है। फिर अगला पॉइंट कि हमने ये निकाला था, ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में देख लिया था कि W इक्वल टू क्या होगा, क्यू टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू हमने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट टर्म के अंदर, तो टी वन अपॉन टी वन 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली क्यू आ जाएगा, और ये माइनस क्यू बाई टी वन और टी टू आ जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें कि कंप्लीट क्यू, पूरा क्यू डब्ल्यू के बराबर कब होगा, जब ये टर्म क्या हो जाए आपका जीरो हो जाएगा, टी टू के लिए क्यू अपॉन टी वन जीरो नहीं, कुछ क्यू हम लोग दे रहे हैं, तो टी टू टर्म आपका जीरो हो जाए। ये वही चीज कह रहा है कि shows that Q can appear as work or free energy W equal to Q, कब मिलेगा, ओनली व्हेन Q अपॉन ये पूरा टर्म क्या है, जीरो हो जाए। दिस कैन अकर, और ये कब अकर हो सकता है कि एग्जॉस्ट गैस एब्सोल्यूट जीरो पे पड़ जाए और T2 इक्वल टू जीरो हो जाए। तो एट ऑल अदर एग्जॉस्ट टेम्परेचर द पार्ट ऑफ एनर्जी इज अनअवेलेबल। तो अगर ये नहीं मिल रहा है, हमें T2 इक्वल टू जीरो नहीं मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि जो Q एनर्जी थी उसका कुछ हिस्सा अनअवेलेबल पार्ट में हमारा हट जाएगा, माइनस, ठीक है। क्यू अगर बोले कंप्लीट एनर्जी कहीं से हमें मिल रही है, अवेलेबल एनर्जी है, तो उसका कुछ हिस्सा अनअवेलेबल पार्ट में चला जा रहा है, एनर्जी का कुछ हिस्सा अनअवेलेबल पार्ट में चला जा रहा है, वो हिस्सा कितना है, क्यू अपॉन टी वन इंटू टी टू। तो ये हमें नहीं मिल रहा है, तो एट ऑल अनअवेलेबल एन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एग्जॉस्ट टेम्परेचर टी टू मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन टी वन। तो ये पूरा पूरा हिस्सा हम लोग देखें क्या हो जाएगा, ये दिस वन हो जाएगा अनअवेलेबल, अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है, जो हमें मिल नहीं पा रही है, ठीक है। और दिस फैक्टर, उसमें भी दिस फैक्टर क्यू अपॉन टी वन इज नोन एज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम पर डिग्री, इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एस, ठीक है। वी समराइज, अब यहीं पे हम समरी अगर देखें तो वर्क डन हमें क्या मिल रहा है, वर्क डन हमें मिल रहा है फ्री एनर्जी इक्वल टू एच क्या है, क्यू, क्यू को क्या बोला है, जब क्यू आपका होता है हीट कंटेंट, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर में हीट कंटेंट, तो वहां से एंथैल्पी वाला टर्म मिल गया, और ये टेम्परेचर वाला बोल दिया T2 जो है टी टेम्परेचर पे है, और Q अपॉन T1 क्या है, एंट्रोपी है। तो यही रिलेशन कन्वर्ट किस में होगा, ये तो वर्क जो हमें मिल रहा है वो फ्री एनर्जी बोला जाएगा इस टर्म में, ठीक है, फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी क्या होगा, और यहाँ पे T क्या हो गया, एग्जॉस्ट टेम्परेचर है, कैपिटल T एग्जॉस्ट टेम्परेचर, H है टोटल एनर्जी एज हीट है, और S क्या एंट्रोपी ऑफ द प्रोसेस है। तो एच सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम मैकेनिकल और केमिकल फंक्शन एनर्जेटिकली अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो वहां पे जो फ्री एनर्जी का जो टर्म है वही होता है एफ, आगे जाके आप पढ़ेंगे, एफ होता है फ्री एनर्जी, वो फेमस रिलेशन आ जाता है एच माइनस टी एस, यहाँ से आपने देखा। तो वेयर एफ क्या है, फ्री एनर्जी और एनर्जी फॉर वर्क, कितना हमें वर्क मिल रहा है, ठीक है, एनर्जी फॉर वर्क। एच इज टोटल हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एस इज एंट्रोपी पर डिग्री। तो यहाँ से भी आप रिलेशन देख सकते हैं कि कंप्लीट आपका हीट नहीं मिलता, जितना आपको मिलेगा वर्क में कितना कन्वर्ट होगा वही फ्री एनर्जी कहलाता है, दैट इज एफ। एफ इक्वल टू हो जाएगा फ्री एनर्जी, और वही वर्क डन देता है। तो ये सारा पार्ट था, ठीक है, जो इसको एक्सप्लेन करता है, और ये सारा रेफरेंसेज है। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा इन ऑथर्स का, जिनकी वजह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सका। तो आप ये सारा रेफरेंसेज खुद से पढ़ सकते हो और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट मुझे जितना लगा इंपॉर्टेंट है मैंने इनसे वो ऑप्शंस ले लिए हैं, ठीक है। तो आइए वापस चलते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे जो पूछा गया था पहला स्टेटमेंट हमने देख लिया, ठीक है, कि इंक्रीज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई टी एट लो टेम्परेचर पे बेटर होता है, ठीक है, गिवन हीट, पहला ट्रू हो गया। दूसरा क्या बोला है, एंट्रोपी में भी रिगार्डेड मेजर ऑफ रेट ऑफ अवेलेबल ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वर्क। यहाँ भी देख लिया कि किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है, इसका वर्क डन में के डब्ल्यू के बराबर होता है, तो वही चीज दिया हुआ कि मेजर ऑफ रेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हीट, हम लोग देख रहे हैं कितना रेट, किस रेट से हीट अवेलेबल है, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वर्क, तो वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये भी ट्रू हो गया। फिर अगला क्या कह रहा है, द एंट्रोपी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्टेनेबल पर डिग्री, और ये फॉर्मूला हमें कैसे मिला था, ये W के बराबर कब मिला था, जब हमने पर डिग्री रखा हुआ था, ठीक है, कार्नोट साइकिल में पर डिग्री। तो ये तीनों ट्रू हो गए। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और इंक्रीज हुआ होगा एंट्रोपी के टर्म में। तो मिल आपको अगर कोई भी डाउट है इस टाइप से क्वेश्चन में, तो आप मेरे को टेलीग्राम कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे को मेल कर सकते हैं, सारा चीज इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ है वीडियो के लिंक में, ठीक है। इसीलिए अब मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ विद नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक खुश रहे, आबाद रहे।